नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा हम करेंगे मध्य प्रदेश की डेमोग्राफी जनआंकिकी पर कि उसकी जनसंख्या क्या है और उसका क्षेत्रफल क्या है और उस क्षेत्रफल पर रहने वाली जनसंख्या में लिंग अनुपात क्या है और कहाँ साक्षरता कितनी है और कहाँ जनसंख्या का घनत्व कितना है और कहाँ क्षेत्रफल कम या ज़्यादा है और कहाँ पर एसटी जनसंख्या है, कहाँ पर एससी जनसंख्या है और कहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है और जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है। तो इन सब पर आज चर्चा करने वाले हैं और समझ के करेंगे। सबसे बड़ी बात है, बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं। जब भी कोई प्रश्न आता है जनसंख्या से संबंधित, और आता ही हर साल एक प्रश्न एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में, और बच्चे उसमें सबसे बड़ी गलती यही करके आते हैं कि आंकड़ों को रटते हैं, है ना। तो हमें आंकड़ों को रटने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात, कुछ आंकड़े तो हमें दिमाग में रखने ही पड़ेंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश आप सबको पता है कि भारत में द्वितीय स्थान रखता है। 308252 मध्य प्रदेश का वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है। इसके बाद मध्य प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या 72626809, भारत में उसका 6% है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश जो है भारत में उसका भाग 9.3% है, जबकि हम बात करें उसका किसमें, जनसंख्या में 6% है और 6वां स्थान है मध्य प्रदेश में। आगे बात करते हैं जनसंख्या का। अगर हम इस जनसंख्या का इसमें भाग देंगे, क्षेत्रफल में भाग देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। तो उससे हमें जनसंख्या घनत्व ये बताता है कि सघनता कितनी है, डेंसिटी कितनी है। जैसे कि बाहर मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितनी है, 236 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 236 वर्ग किलोमीटर है। ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं कि दो ऐसे याद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में भाग दे रहे हैं, किसका भाग दे रहे हैं, बताओ बच्चों, किसका भाग दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में किसका भाग दे रहे हैं, जनसंख्या का। तो क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। और जनसंख्या में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, 6वां स्थान है कि नहीं। और 2 × 3 बराबर कितना आ जाएगा, 6। ऐसे याद रख सकते हो कि क्षेत्रफल में हम किसका भाग दे रहे हैं, जनसंख्या का। तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। और जनसंख्या में कौन सा स्थान है, 6वां स्थान है। तो इससे आप जनसंख्या का भाग हम किस में दे रहे हैं, जनसंख्या का भाग क्षेत्रफल में दे रहे हैं, और इसी से हमें पता चल रहा है। तो 236 वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर 236 लोग रहते हैं। अर्थात ये सघनता हमें बताती है, जैसे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व हमें कहाँ दिखाई देगा, जहां एक तो क्षेत्रफल में वो भाग छोटा होगा और ऊपर से वहां जनसंख्या वृद्धि भी ज्यादा दिखाई देगी। तो भोपाल वह क्षेत्र है जहां जनसंख्या वृद्धि भी अधिक दिखाई देगी और वह क्षेत्रफल में भी छोटा है, क्योंकि प्रशासनिक क्षेत्र रहा है, शुरू से ही नवाबों की नगरी रही है और नवाब वहां से प्रशासन भी करते थे। और इसके पश्चात भारत की भोपाल की वो राजधानी बनाई गई और भोपाल के प्रशासनिक कार्य वहां से संचालित होते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि में भी हम देखते हैं कि उसका स्थान किसके साथ आता है, जनसंख्या वृद्धि में उसका स्थान आता है इंदौर, झाबुआ और भोपाल तीसरे नंबर पर आता है। तो जनसंख्या घनत्व भी आप देखेंगे सबसे ज्यादा आपको कहाँ दिखाई देगा, मध्य प्रदेश में, भोपाल में नजर आएगा। तो जनसंख्या घनत्व अगर भोपाल में ज्यादा है तो ये बात इंगित करती है कि सघनता ज्यादा होने के कारण वहां हम देखेंगे कि एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक नल है और 10 लोग उस पर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं पानी भरने के लिए, जबकि कई जगह क्या है, 10 नल है और एक आदमी है। तो याद रखें कि जहां पर जनसंख्या घनत्व होगा तो वहां पर संसाधनों पर दबाव ज्यादा होगा, कि ये एक अनार स्वाभिमान वाली कहानी होगी। इसलिए जनसंख्या घनत्व को हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें पता तो चले कि कितने वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। उसी हिसाब से हम क्या करें, वहां नीति निर्माण करें किस चीज की, कि भाई परिवहन के लिए कितनी रोडें बनानी पड़ेंगी, वहां कितने अस्पताल बनाने पड़ेंगे। भाई 236 लोगों के हिसाब से वहां पर हमें किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी पड़ेंगी, हमें पेयजल की कैसे, आवास की हमें किस प्रकार से व्यवस्था करनी पड़ेगी, हमें शिक्षा के लिए कितने स्कूल चाहिए। जैसे कोरोना काल में आप देखेंगे यही जनसंख्या घनत्व हमारे लिए काम आया। तो भाई एक इस क्षेत्र में अगर 236 लोग रह रहे हैं तो एक अस्पताल में कितने बिस्तर होना चाहिए, उस क्षेत्र में एक अस्पताल होना चाहिए और उस अस्पताल में कितने बिस्तर होना चाहिए, कितने वेंटिलेटर होना चाहिए, कितनी पीपी किट लोगों के पास होना चाहिए, कितने मास्क हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कितनी कोरोना वैक्सीन उस क्षेत्र में तुरंत हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो याद रखिए कि सरकार को डेंसिटी के माध्यम से पता चल जाता है कि वहां पर, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे देश में, हम इससे भी एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जंगलों में हम देखते हैं बाघ घनत्व, कितने बाघ हैं। अब अगर बाघ सघनता में रहेंगे, क्योंकि हम तो इंसान है, समझदार है, बाघ अगर एक किसी क्षेत्र में, पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या उनकी बढ़ जाती है, अर्थात उनका सघनता बढ़ जाती है कि अभी तक तो सिर्फ एक बाघ था,
अब देखा कि एक ही जगह पर, अब जगह तो वही है, पर वहाँ पर आने वाले अन्य बाघों की जनसंख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो बढ़ गई तो भाई पहले एक बाघ था, उसके लिए खाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था थी, अब भैया 10 बाघ आ गए, तो खाने के लिए क्या होगा, संघर्ष होगा, बाघ आपस में लड़ेंगे और बाघ शिकार के लिए भी भूखे मरेंगे, शिकार की वो भी उनके लिए उपलब्ध नहीं होगा सभी के लिए एक साथ। तो उससे क्या होगा, बाघों में आपस में संघर्ष होगा, हिंसा होगी और बाघों की मौत भी हो सकती है इसमें। तो इसीलिए जनसंख्या का ना तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि अगर जनसंख्या में डेंसिटी बढ़ रही है तो मतलब कि उस क्षेत्र विशेष में संसाधनों की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। अगर हमने समय पर उस क्षेत्र में सड़क, परिवहन, संचार, आवास, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कराई तो जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा, बड़ी बड़ी लंबी लाइनें हमें देखने को मिलेगी, ट्रैफिक की समस्या देखने को मिलेगी, कॉल लगाएंगे कॉल लगेगा नहीं, ये और सबसे बड़ी बात है रोजगार की समस्या वहां देखने को मिलेगी कि लोगों के पास रोजगार, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, तो कई समस्या हमें देखने को मिलेंगी। इन समस्याओं के निजात पाने के लिए सरकार तुरंत की तुरंत शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करेगी। अगली बात करें लिंग अनुपात 9 से 31, बताइए हमारे देश में लिंग अनुपात की क्या स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है। 9 से 31 मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात है भारत में। देखिए कि अगर लिंग अनुपात 9 से 31 है, इससे ये पता चल रहा है कि भारत की जो महिलाओं के प्रति, जो अब मध्य प्रदेश की जो महिलाओं के प्रति लोगों की सोच है या महिलाओं के प्रति जो नीतियां हैं उनका सही तरीके से तो क्रियान्वयन नहीं हो रहा, और या तो महिलाओं के साथ अभद्रतापूर्ण या अहिंसापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, या उनके साथ समानतामूलक व्यवहार नहीं हो रहा, या कोई सामाजिक कुरीतियां मौजूद है जिसके कारण महिलाएं पुरुषों के बराबर समानता स्थापित नहीं कर पा रही थी। 1000 पुरुषों के मुकाबले पर सिर्फ 9 से 31 महिलाएं हमें देखने को मिलती है किसी क्षेत्र विशेष में। और आप देखेंगे हमारा देश में अगर लिंग अनुपात देखें तो आपको लिंग अनुपात सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में ऊपर नजर आएगा, इस क्षेत्र में न्यूनतम लिंग अनुपात नजर आएगा। यहाँ इसे हम न्यूनतम जो लिंग अनुपात है वो हमारे भिंड, मुरैना, ग्वालियर में नजर आएगा। तो इसका मतलब है या तो वहां पर लिंग अनुपात कम होने का कारण क्या है, महिलाओं के साथ हो रहा भेदभाव, यही कारण है। या तो उनका बाल विवाह करा दिया जा रहा है, या उनको शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है, या कहें स्वास्थ्य सेवाएं संस्थागत प्रसव उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, या हम कहें कि कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ कहें हिंसा भी हो रही है वहां पर, कहें भ्रूण हत्या कह सकते हैं, शिशु हत्या कह सकते हैं, है ना, दहेज प्रथा को लेकर वो स्वयं आत्महत्या कर लेती हैं कई महिलाएं। तो इससे हमें यह बात समझने को मिलती है कि अगर हमारे मध्य प्रदेश में लिंग अनुपात में कमी देखने को मिल रही है तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजना चलाई जाएगी। तो लाडली बहना योजना हो या महिला सशक्तिकरण की अन्य कोई योजना हो, तो उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाओं के साथ समानता पूर्वक महिलाओं को बराबरी से लाना। अब महिला सशक्तिकरण का अर्थ यही है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से निर्भर बनाना, महिलाओं को बराबरी से पुरुषों के बराबर जाके खड़ा करना, ताकि किसी प्रकार से, क्योंकि भेदभाव ही शोषण का मुख्य कारण होता है। और भेदभाव के पीछे एक तो सामाजिक मनोवृत्ति भी होती है कि महिलाओं को समाज में, ऐसे समाज में जहाँ लिंग अनुपात कम है, वहां ऐसे समाज में ऐसा मान लिया जाता है कि भाई कहीं ना कहीं महिलाएं परिवार में बोझ है, शादी होगी तो साथ में दहेज भी जाएगा और शादी का खर्चा भी होगा, तो ये महिला तो हमारे लिए बोझ है, तो इसके लिए हम इतना क्यों करें। तो कई लोग तो शिशु हत्या कर देते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं। एक पढ़े लिखे समाज में अगर ऐसा हो रहा है तो हमें गंभीरता से इस विषय को सोचना होगा। अब आपको लिंग अनुपात पर हमने चर्चा की है तो आप देखेंगे यहाँ, आप देखेंगे सबसे कम भिंड, फिर मुरैना, फिर ग्वालियर में लिंग अनुपात कम है, जबकि आप देखेंगे कि लिंग अनुपात सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो इस नीचे नर्मदा के आप दक्षिण में जाएंगे तो वहाँ जो आदिम जाति लोग रहते हैं, एसटी लोग रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं, अनुसूचित जनजातियां रहते हैं, उनमें लिंग अनुपात बहुत अच्छा है। क्यों लिंग अनुपात बहुत अच्छा है, और ये प्रश्न यूपीएससी में भी और विभिन्न परीक्षाओं में भी, लिखित परीक्षाओं में, मुख्य परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बताइए आज हम देखते हैं आदिम जातियों में लिंग अनुपात बहुत अच्छा नजर आता है। हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो लिंग अनुपात है बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला में, अलीराजपुर आप सब देख सकते हैं कि अलीराजपुर उस उसमें आता है, उस जनसंख्या में आता है जहाँ सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा प्रतिशत में जनसंख्या है, एसटी प्रतिशत में जनसंख्या है, और उस वहाँ लिंग अनुपात भी आप देख रहे हैं कि वहाँ लिंग अनुपात भी अच्छा खासा नजर आ रहा है। बालाघाट के बाद, बालाघाट जिले के बाद सबसे ज्यादा लिंग अनुपात हमें अलीराजपुर में दिख रहा है, जबकि अलीराजपुर में ही सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रतिशत किसकी है, एसटी की है। तो इससे हमें अंदाजा लग रहा है कि एक ऐसा समाज जो साक्षर भी नहीं है अच्छे से, फिर भी वो महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक नीति नहीं अपना रहा, अर्थात महिलाओं को वो देवी के रूप में पूज रहा है, वो बाकायदा देवी के रूप में पूज ही नहीं रहा, देवी मान भी रहा है और उनके साथ देवी व्रत व्यवहार भी कर रहा है। देवी व्रत व्यवहार करने के बाद
भी वहाँ पर महिलाओं को समानतामूलक व्यवहार किया जा रहा है। और एक पढ़े लिखे समाज में महिलाओं के साथ भ्रूण हत्या की जा रही है, शिशु हत्या की जा रही है। तो हमें सोचना होगा कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, मान लो उनके पास साक्षरता भी नहीं है, परंतु वो ऐसा नहीं है कि वो समानतामूलक व्यवहार ना करते हो, तो वो महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, समानतामूलक व्यवहार कर रहे हैं। देखिए आप, तो वहाँ आपको लिंग अनुपात अच्छा खासा नजर आएगा। तो आप देखेंगे न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी में। परंतु एसटी प्रतिशत भी यहीं आपको दिखेगा, एसटी का अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी में साक्षरता भी कम है और प्रतिशतता भी यहाँ पर एसटी की ज्यादा है। फिर भी आपको यहाँ बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला में लिंग अनुपात सर्वाधिक मिलेगा। सबसे कम लिंग अनुपात भिंड, मुरैना और ग्वालियर में देखने को मिलेगा। जो सामाजिक स्तर पर हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारा देश कहता है कि हम समानता लेकर आएंगे। हमारी संविधान की प्रस्तावना में कहा है कि समता की स्थापना करेंगे, सामाजिक मूलक न्याय की स्थापना। सामाजिक न्याय का मतलब यही है कि समानता है। आर्टिकल 14 से 18 में भी समानता की बात कही है। हम चाहे आर्टिकल 38 पढ़े चाहे 39 पढ़े, उसमें भी समानता की बात कही है। तो अगर समानता की बात हर जगह कही जा रही है, तो इसका मतलब यही है कि स्त्री और पुरुष बराबर है। स्त्री पुरुष बराबर है, जहाँ संविधान हमेशा बराबरी का दर्जा दे रहा है हर एक क्षेत्र में। तो और महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। तो इसका उद्देश्य यही है कि जहां पर लिंग अनुपात कम है, वहां लिंग अनुपात में वृद्धि की जाए, भिंड, मुरैना और ग्वालियर में। और ये देखा जाए, सबसे बड़ी बात है बच्चों, यह देखा जाए कि लिंग अनुपात कम होने का कारण क्या है। क्योंकि आपने एक फिल्म देखी हो, टॉयलेट एक प्रेम गाथा, उसमें क्या था, मनोवृत्ति का कारण था कि भाई समाज की मनोवृत्ति ऐसी बन गई थी कि अगर टॉयलेट घर के आंगन में बना दी तो पूरी स्वच्छता बाहर चली जाएगी और गंदगी घर में आ जाएगी, और हमारी जो नियम है वो टूट जाएंगे, हमारे पवित्रता खत्म हो जाएगी। तो ये सोच बड़ी मुश्किल से बदली, एक व्यक्ति ने अपनी जीवन पर बनाई, उसके ऊपर हमले किए गए, पूरे समाज ने मिलकर उसे बहिष्कृत। क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब हम किसी कुप्रथा कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो पूरा समाज मिलकर हमारे खिलाफ हो जाता है। यही राजा राम मोहन राय के खिलाफ हुआ, जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया तो उन्हें घर से निकाल दिया गया। यही ईश्वरचंद विद्यासागर के साथ हुआ, जिन्होंने विधवा विवाह के लिए बात की तो उन्हें भी समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। यही ज्योतिबा फुले की बात करें, बोलिए, यही दयानंद सरस्वती की बात, कि समाज सुधारकों ने जब भी समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाकर समाज को अगर एक नया प्रगतिशील विचार दिया है या प्रगतिशील तर्क दिया है या एक नई व्यवस्था दी है जिसमें कि समाज का उद्धार हो सकता है, तो समाज बड़ी मुश्किल से उसे अडेप्ट कर पाता है। जैसे कि हम आप देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है भारत में, नोट पर भी हमारे स्वच्छता लिखी हुई है, और आज पूरी कोशिश की जा रही है कि भाई हर घर में टॉयलेट हो, कोई भी खुले में शौच ना जाए। क्योंकि एक अकेले खुले में शौच न करने से बीमारियां ही दूर नहीं होंगी, बल्कि उस आदमी को भी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और संतुलन मिलेगा, और ऊपर से उसका पैसा भी खर्च नहीं होगा बच्चों। तो लोगों को समझना चाहिए, लोगों को ये बात समझना चाहिए कि भैया स्वास्थ्य कितनी जरूरी आवश्यकता है, ठीक है। और ये बात भी समझना चाहिए कि हमारे लिए लिंग अनुपात कितनी आवश्यकता है। लिंग अनुपात को अगर हमें संतुलित करना है, तभी देश में समानता लाई जा सकती है, संवैधानिक लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। और हमें सब पता है ये बात कि हमारे मध्य प्रदेश में हम देखें तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे देश में जनसंख्या है, हमारे मध्य प्रदेश जनसंख्या है, उसमें फीमेल का कितना प्रतिशत है, 48% है। बताइए, 48% फीमेल है, जनसंख्या में भी कम है हमारी, क्योंकि लिंग अनुपात ही ये बात बता रहा है कि जनसंख्या के अनुपात में फीमेल का जो लिंग अनुपात है वो कम है, और साथ में उनकी जनसंख्या भी कम है। मतलब जनसंख्या कम है तभी लिंग अनुपात कम है। और ये बात साथ में आप देख सकते हैं कि साक्षरता भी उनके साथ क्या दिखाई देगी, क्योंकि जनसंख्या कम है, ऊपर से साक्षरता भी कम है और लिंग अनुपात भी कम है। तो आप देखिए साक्षरता भी उनकी क्या है, 59.24% है। कितनी, तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं में एक तो साक्षरता कम, तो साक्षरता कम होंगी तो वो जागरूक कम होंगी अपनी अधिकारों के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति, अपने चीजों के प्रति, संपत्ति के प्रति, और वो ज्यादा से ज्यादा अंधविश्वास में आ जाएंगे। और हम देखते हैं कि कई जगह, कई छोटे मोटे स्तर पर उन्हें अंधविश्वास में लेकर उनका शारीरिक और दैहिक शोषण कर दिया जाता है, उनको अंधविश्वास में लेकर उन्हें बेवकूफ बना दिया जाता है। तो हमें समझने की आवश्यकता यही है कि अगर वो मध्य प्रदेश में हमारे 48% महिलाएं हैं, मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या में 48.51% महिलाओं का प्रतिशत है, और तो और सोचिए कि क्या उनको आप पीछे करके, पीछे कि भाई उनका विकास करना ही नहीं है, 50% के लगभग मान लीजिए कि 48% अगर महिलाएं हमारे मध्य प्रदेश में, 48.21%, तो क्या उनको पीछे करके आप एक समाज का विकास कर सकते हैं? क्या उन्हें अशिक्षित छोड़कर कि भाई तुम्हें शिक्षित करना ही नहीं है,
तुम्हें अशिक्षित ही छोड़ना है। क्या एक राज्य का विकास हो सकता है? कभी नहीं हो सकता बच्चों। तो बताइए आप 59.24% उनकी लिटरेसी रेट है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि आज हमें कितनी ज़्यादा आवश्यकता है कि एक तो उनके लिंग अनुपात में सुधार करना होगा और उस क्षेत्र में जाके पहले सुधार करना होगा जहाँ महिलाओं के साथ भेदभाव मूलक व्यवहार किया, अर्थात जहाँ लिंग अनुपात कम है, कहाँ पर? भिंड, मुरैना और आपकी ग्वालियर, हमारे मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना और ग्वालियर में जाकर जहाँ लिंग अनुपात कम है। और दूसरी तरफ बच्चों एक बात आपको समझ में आ रही है, जहाँ लिंग अनुपात कम है, जहाँ लिंग अनुपात कम है, देख रहे हैं आप? तो दूसरी तरफ जहाँ लिंग अनुपात ज्यादा है, जहाँ लिंग अनुपात ज्यादा है, अलीराजपुर, झाबुआ, आप देखेंगे लिंग अनुपात आपको कहाँ सर्वाधिक दिखाई देगा? बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला। पर बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत कम है। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि जहाँ लिंग अनुपात ज्यादा है वहाँ लिंग अनुपात में वृद्धि की जाए, जहाँ लिंग अनुपात ज्यादा है पर साक्षरता की कमी है तो साक्षरता में वृद्धि की जाए। हमें क्या करना होगा? एसटी जनसंख्या की साक्षरता भी बढ़ानी होगी ताकि महिलाएं तो वहाँ मौजूद हैं, महिलाएं तो वहाँ सुरक्षित हैं, और महिलाओं को शिक्षित करके कम से कम उन्हें आत्मनिर्भर तो बनाया जाए, उन्हें सशक्त तो बनाया जाए। इससे और लिंग अनुपात में वृद्धि होगी बच्चों। बताइए, अगर हम देखें कि अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी यहाँ न्यूनतम साक्षरता है और सबसे ज्यादा एसटी यहीं रहती है बच्चों। अगर एसटी सबसे ज्यादा यही है और न्यूनतम साक्षरता है और लिंग अनुपात भी आप देखेंगे बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला इन्हीं क्षेत्रों में लिंग अनुपात भी ज्यादा है, तो हमारी पूरी कोशिश ये रहे कि यहाँ लिटरेसी रेट को बढ़ा दिया जाए। तो बताइए, हम महिलाएं पहले से ही मौजूद है और समानता आ जाएगी बच्चों, कि जहाँ महिलाएं तो हैं परंतु वो शिक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ साक्षरता का स्तर ये बता रहा है कि यहाँ महिलाओं की स्थिति साक्षरता के स्तर पर क्या है? बहुत कम है। तो सबसे बेनिफिट हमें क्या मिलेगा कि हमें अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी के स्तर पर साक्षरता अभियान चलाना चाहिए। तो वहीं हमें कहाँ पर? हमारे भिंड, मुरैना और ग्वालियर में लिंग अनुपात अभियान चलाना चाहिए कि भाई लिंग अनुपात में सुधार कैसे किए जाए, महिलाओं को बचाया कैसे जाए, महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को, क्योंकि यहाँ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो रहा, यहाँ तो लिंग अनुपात बहुत अच्छा है, यहाँ भ्रूण हत्या नहीं हो रही, यहाँ शिशु हत्या नहीं हो रही। इसका मतलब तो यही है, यहाँ महिलाओं को देवी के समान पूजा भी जा रहा है और माना भी जा रहा है कि नहीं? तो यहाँ समझने की आवश्यकता यही है कि न्यूनतम लिंग अनुपात है और न्यूनतम साक्षरता है, लिंग अनुपात अच्छा है तो यहाँ पर साक्षरता दर में वृद्धि की जाए। तो वहीं भिंड, मुरैना, ग्वालियर में जहाँ लिंग अनुपात कम है वहाँ लिंग अनुपात में वृद्धि करने के लिए लोगों के रीति रिवाज, सोच में, व्यवहार में परिवर्तन किया जाए और दूसरी तरफ महिलाओं को रोजगार के अवसर, शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाए। आधारभूत संरचना उन तक पहुंचे, घर घर में जहाँ महिलाओं के प्रति सोच गलत है या महिलाओं के प्रति व्यवहार गलत किया जा रहा है, वहाँ पूरी कोशिश की जाए कि कहीं न कहीं महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार मिले, उन्हें भी बराबरी से शिक्षा, स्वास्थ्य के अधिकार मिले। तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि भाई कहाँ पर लिंग अनुपात ज़्यादा है। और जनसंख्या वृद्धि की बात करें कि आप देखेंगे न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर दिखाई देगी? निमाड़ी में, आगर मालवा में, हरदा में, है ना? तो यहाँ पर आपको न्यूनतम जनसंख्या दिखाई देगी और अब सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ दिखाई देगी? इंदौर, जबलपुर, गवालियर, सागर। तो जनसंख्या कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। इसके पीछे भी कारण है कि जनसंख्या कम है मतलब वहाँ संरचनाओं की कमी है, आधारभूत संरचनाओं की कमी है, वहाँ लोगों का इंटरेस्ट कम है और दूसरी तरफ वहाँ रोजगार के अवसर भी कम होंगे, वहाँ आजीविका के साधन कम होंगे, इसलिए वहाँ लोग रहना नहीं चाहेंगे। और दूसरी तरफ क्षेत्र भी छोटा होता है बच्चों, कई बार क्या क्षेत्रफल छोटा होता है, इसके कारण भी जनसंख्या कम होती है। भौगोलिक जैसे कि दतिया, निवाड़ी और भोपाल के क्षेत्र क्या है? निवाड़ी इसमें आया हुआ है, क्षेत्रफल में भी कम है। तो कई बार क्षेत्रफल के छोटे होने के कारण, भौगोलिक क्षेत्र के छोटे होने के कारण और दूसरी तरफ आधारभूत संरचनाएं, आजीविका के साधन, रोजगार के, आय के साधनों के अभाव के कारण लोग उस क्षेत्र में रहना पसंद नहीं करते, इसलिए जनसंख्या कम है। तो आप देखेंगे निवाड़ी, आगर मालवा और हरदा वो क्षेत्र जहाँ जनसंख्या कम है, तो कहीं ना कहीं आधारभूत संरचना, भौगोलिक क्षेत्र के आकार के कारण वहाँ जनसंख्या का जो घनत्व है या जनसंख्या का जो आकार है वो कम रहा होगा। तो वहीं दूसरी तरफ सर्वाधिक जनसंख्या आपको कहाँ मिलेगी? इंदौर, जबलपुर और सागर में। क्यों मिलेगी भाई? इंदौर, जबलपुर और सागर वो क्षेत्र हैं, यहाँ आर्थिक राजधानी है इंदौर की, तो लोग तो यहाँ चकाचौंध की तरफ रोजगार के लिए, आय के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए आना चाहेंगे। और अब तो मेट्रो चलने वाली है इंदौर और भोपाल में, तो भाई तो और लोगों की रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों को आने के लिए यहाँ पर आकर्षण बढ़ेगा। तो यहाँ देखेंगे कि जहाँ जनसंख्या के आकार बढ़ रहा है वहाँ जनसंख्या पर दबाव भी बढ़ेगा। किस पर दबाव बढ़ेगा? संसाधनों पर। तो यहाँ सोच रहे हैं कि भाई अगर लोग आ रहे हैं, इंदौर एक आर्थिक राजधानी के रूप में डेवलप हो रहा है, तो बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संचार के, परिवहन के साधन उपलब्ध कराएं, क्योंकि हम देखते हैं कि इंदौर जैसे शहर में शाम को निकल जाए तो ट्रैफिक जाम लग जाता है,
कहीं अगर पानी बरस जाए तो सीवेज की समस्या आ जाती है। तो शहरीकरण जो हो रहा है, शहरीकरण का मतलब है शहर की जनसंख्या में वृद्धि होना, शहर की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ना, रुझान बढ़ना। लोग शहर की तरफ आने पर लालायित हो जाएँ, शहर में आकर बसना चालू कर दें, शहर की जनसंख्या में वृद्धि होने लगे, तो हम कहेंगे कि शहरीकरण हो रहा है। और इंदौर का तो इस समय बहुत अच्छा खासा शहरीकरण होना भी चाहिए, शहरों का निर्माण होना चाहिए, पर संतुलित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि असंतुलित हो जाए, कल को वही शहरीकरण आपदा में कन्वर्ट हो जाए, है ना? कि जनसंख्या आपने माल्थस जैसे जो विद्वान थे जिन्होंने अपने जनसंख्या से संबंधित विचार प्रस्तुत किए कि जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ संसाधनों का वृद्धि इतने तरीके से और इतने तुलनात्मक तरीके से नहीं हो पाती जितनी की जनसंख्या जनसंख्या कई गुने तरीके से बढ़ जाती है, पर संसाधन उतने तरीके से नहीं बढ़। आज हमारे पास आप बताओ, धरती तो इतनी है ना, जमीन तो इतनी है, इसको ऐसा तो नहीं कि जनसंख्या बढ़ गई तो रबड़ की तरह इसको भी बढ़ा दिया हमने, नहीं। धरती इतनी है, वही पेड़ पौधे हैं, वही तालाब है, उसी तालाब से हमें पानी पीना, उसी नदी का पानी। ये एक नदी है भाई हमारे पास, और ये कुछ लोग हैं। अब धीरे धीरे वहाँ लोग बढ़ जाएंगे और नदी एक ही रहेगी, तो बताइए उस नदी पर दबाव बढ़ेगा कि नहीं? वो तो नदी कुछ दिनों बाद सूख जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई कि हमारी जनसंख्या आपदा में कन्वर्ट ना हो, तो जनसंख्या के लिए नीति बनानी पड़ेगी। तो हम जनसंख्या की नीति अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना, कि जनसंख्या के लिए कौन सी राष्ट्रीय नीति बनाई है 2070 तक, हमें जनसंख्या का नियंत्रण करने के लिए क्या क्या उपाय करने हैं, सरकार कौन कौन से उपाय पर बल दे रही है। तो याद रखेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या आपको इंदौर, जबलपुर और सागर में दिखेगी, और सर्वाधिक साक्षरता भी इसी क्षेत्र में नजर आएगी। तो बहुत अच्छी बात है कि भाई जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो लोग पढ़ने भी आ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं यहाँ पर। रोजगार जबलपुर, इंदौर और भोपाल में आपको देखिए, आप जबलपुर इंदौर इसमें भी आया, जबलपुर इंदौर और भोपाल इसमें आया। सागर यहाँ आपको किसमें नहीं दिखेगा? साक्षरता में नहीं दिखेगा। उसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। पहले ये देख लीजिए, इंदौर, जबलपुर और सागर, जो इंदौर, जबलपुर और सागर सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ देखने को मिलेगी, और सर्वाधिक साक्षरता आपको कहाँ मिलेगी? जबलपुर, इंदौर और भोपाल, उन्हीं क्षेत्रों में आपको सर्वाधिक साक्षरता भी देखने को मिलेगी। तो अच्छी बात है कि वो शहरीकरण हो रहा है, और शहरीकरण भी बता दें तो इन्हीं क्षेत्रों में नजर आएगा, इंदौर में और भोपाल में पहले, फिर इंदौर में, फिर ग्वालियर में। तो आप देख रहे हैं कि भोपाल इंदौर यहाँ पर भी है, भोपाल इंदौर यहाँ पर भी है, और भोपाल यहाँ इंदौर और जबलपुर है ना। यहाँ देखें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि में देखें तो आपको यहाँ पर फिर से इंदौर, भोपाल नजर आएंगे। तो जनसंख्या वृद्धि देखें तो इंदौर, झाबुआ और भोपाल में नजर आ रही है। शहरीकरण भी देखें तो भोपाल और इंदौर यहाँ पर भी नजर आएंगे, और साथ में सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो यहाँ पर भी कौन नजर आएंगे? इंदौर और भोपाल नजर आएंगे। तो याद रखें कि ऐसे क्षेत्र जहाँ शहरीकरण हो रहा है, अर्थात आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हो रहा है, तभी तो लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तभी लोग आ रहे हैं, तभी यहाँ पर इन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि भी नजर आएगी। तो आप एक बात देख रहे हैं कि हमारे देश में, हमारे मध्य प्रदेश में ऊपर का जो भाग है, नर्मदा का ऊपर का जो भाग है, वहाँ शहरीकरण भी तेजी से हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि भी तेजी से हो रही है। और साथ में आप देखेंगे नर्मदा के नीचे का भाग जहाँ सबसे ज्यादा आप देखेंगे साक्षरता का भी अभाव है, एसटी जनसंख्या भी ज्यादा है, परंतु लिंग अनुपात बहुत अच्छा है। और साथ में यहाँ देखेंगे आप, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक संरचना से युक्त है। यहाँ आपको वन ज्यादा दिखाई देंगे, है ना। तो यहाँ ये देखने की जरूरत है कि अगर हमारा जो ऊपर का भाग है वो अगर शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि की तरफ, साक्षरता की तरफ बढ़ रहा है, और नीचे का भाग अगर जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही है, न्यूनतम वृद्धि हो रही है। आप देखेंगे न्यूनतम वृद्धि की जनसंख्या के क्षेत्र कौन कौन से? अनूपपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, यहाँ न्यूनतम वृद्धि है। और साथ में आप देखेंगे यहाँ न्यूनतम साक्षरता इसी क्षेत्र में, जागरूक, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी में। तो हमें क्या कोशिश करनी है कि इस क्षेत्र में असंतुलित विकास अगर हो रहा है उसे रोकना है, अर्थात यहाँ साक्षरता हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इन सबको बढ़ावा देना पड़ेगा। रोजगार के अवसर हो, आधारभूत संरचना हो, परिवहन हो, ऊर्जा के संसाधन हो, आवास हो, पेयजल हो, टॉयलेट हो, स्वच्छता हो, वो सब हमें प्रोवाइड कराने हैं, ताकि ऐसा ना हो कल को कि भाई आपकी इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सागर, ऊपर ग्वालियर हो तो बहुत विकसित हो गए, और नीचे का जो भाग है, बालाघाट है, अलीराजपुर है, बड़वानी है, ये क्षेत्र के लोग अविकसित रह गए। तो ये इसके कारण क्या हो जाता है, फिर अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है, सरकार के प्रति विश्वास खत्म हो जाता है, और लोग फिर क्या करते हैं कि देखो भाई ये सरकार में वर्चस्व भी उन्हीं लोगों का है, और ये सरकार भी उन्हीं के साथ से चल रही है, और उसी क्षेत्र में औद्योगिकरण हमारा कुछ नहीं हो रहा है ना। तो लोग लोकतंत्र के प्रति और देश के प्रति, उस राज्य के प्रति अविश्वासी हो जाते हैं, लोकतंत्र में भागीदारी कम करने लगते हैं, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। इसलिए हमें संतुलित विकास करना है बच्चों। तो आज आपको मैंने बताया, क्या बताया भाई, कि यहाँ सबसे कम नगरीकरण हो रहा है। बच्चों आप ही देख रहे हो ना, अलीराजपुर, डिंडोरी, सीधी, भाई क्यों हो रहा है नगरीकरण कम?
यहाँ पर भी तो संतुलित नगरीकरण हो रहा है। आप देखें ऊपर ये भाग में ये भोपाल इंदौर में सबसे ज्यादा नगरीकरण हो रहा है, और इस क्षेत्र में आप देखेंगे डिंडोरी और सीधी में सबसे कम नगरीकरण हो रहा है। जबकि आप देखें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में आप देखें और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यही है, और जनसंख्या में वृद्धि भी सर्वाधिक कहाँ पर दिखाई देगी आपको, इंदौर, झाबुआ, भोपाल में। भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही क्षेत्र में जाकर लोग सघनता के साथ बस रहे हैं? इसे संतुलित आज नहीं किया तो कल हमारे लिए तो ये समस्या बन जाएगी। ऐसा नहीं कि भाई शहरीकरण इधर भी करो ना यार, इस क्षेत्र में भी हमें शहरीकरण चाहिए, डिंडोरी में भी, सीधी में भी, अलीराजपुर में भी, यहाँ पर भी सीधी, यहाँ पर भी क्या करो, शहरीकरण करो, यहाँ पर भी आधारभूत संरचना बनाओ। सरकार कर रही है, ऐसा नहीं, सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार यहाँ पर नवीन उद्योगों की स्थापना कर रही है, सरकार बकायदा कॉलेज स्कूलों की स्थापना कर रही है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है, आवास प्रदान कर रही है, परिवहन संचार के साधन उपलब्ध करा। पहले आप सबको पता है, आज से 10-15 साल पहले कई जगह सड़कें नहीं थी, और गांव से कनेक्टिविटी नहीं होती थी, टावर नहीं थे, सिग्नल नहीं मिलते थे, ऊर्जा के वो लाइट नहीं होती थी। आज सब जगह सब चीजें उपलब्ध हैं। इसलिए आप देखते हैं कि दूरस्थ गांव में भी कोई बैठ कर क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और आईएएस बनना है, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बनना है। तो ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और सरकार लगातार प्रयासरत है एक देश को मजबूत बनाने के लिए। और हमारा मेन कर्तव्य है, मुख्य कर्तव्य है कि हम लोकतंत्र में भागीदारी करके इस सरकार की क्या करें, मदद करें हर तरीके से, तभी देश हमारा मजबूत और आत्मनिर्भर बन पाएगा। तो याद रखिए, ये मैंने आज आपको कुछ जानकारी बताई कि हाँ, जो एसटी जनसंख्या का प्रतिशत धार, बड़वानी और झाबुआ में मिलेगा। धार, बड़वानी और झाबुआ में आपको एसटी प्रतिशत, और उसी क्षेत्र में अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी में आपको न्यूनतम साक्षरता वाले और एसटी प्रतिशत वाले लोग भी दिखाई देंगे। लिंग अनुपात मैंने बता दी, सर्वाधिक कहाँ पर है, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला में, सबसे कम भिंड, मुरैना, ग्वालियर में। और एसटी न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है, भिंड, दतिया और ग्वालियर में। न्यूनतम प्रतिशत में बात करें तो भिंड, मुरैना, दतिया में। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है एसटी की, भिंड, दतिया और मुरैना में। न्यूनतम प्रतिशत भिंड, मुरैना और दतिया में। ठीक है, तो याद रखें कि भाई हमें संतुलन, ये जो जनसंख्या के आंकड़े हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को, एक देश को निर्णय लेने के लिए, एक राज्य को निर्णय लेने के लिए जनसंख्या के आंकड़ों को अपने सामने रखना चाहिए कि भाई देखना चाहिए कि लिंग अनुपात यहाँ पर कम है, चलो यहाँ पर क्यों है, कारण निकालो, उन कारणों को खत्म करो। यहाँ साक्षरता कम क्यों भैया, देखा कि साक्षरता कहाँ पर कम है, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी में। अरे यहाँ साक्षरता कम है और ऊपर से यहाँ एसटी जनसंख्या रह रही है, महिलाएं बकायदा यहाँ पर पर्याप्त संतुलित है कि महिलाओं का लिंग अनुपात बहुत पर्याप्त है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि 1000 महिलाओं पर 931 महिलाएं यहाँ पर्याप्त, 1000 महिलाओं पर पर्याप्त, 1000 पुरुषों पर पर्याप्त महिलाएं हैं, अर्थात लिंग अनुपात बहुत अच्छा है। तो महिलाओं की और स्थिति सुधारी जाए, और जहाँ लिंग अनुपात कम है वहाँ क्या किया जाए, लिंग अनुपात में सुधार किया जाए, यहाँ साक्षरता दी जाए, और अन्य साधन उपलब्ध कराए जाए, अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, तभी हम एक अच्छे संतुलित मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत का सपना देख सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं संपन्न होती है। आपको कैसी लगी मेरी क्लास, ये आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे आपके इस कमेंट से प्रेरणा मिलती रहे। मैं अगली क्लास आपको ऐसे ही बनाकर और आपकी सफलता में मैं आपकी मदद कर सकूं। तो आइए, आज हमने इतनी सारी बातों को समझने का प्रयास किया कि सर्वाधिक, देखिए न्यूनतम जनसंख्या एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है, निवाड़ी, आगरमालवा और हरदा में। और सर्वाधिक जनसंख्या आपकी कहाँ पर है, ये न्यूनतम जनसंख्या हो गई आपकी, और ये सर्वाधिक जनसंख्या आपकी कहाँ पर है, इंदौर, जबलपुर और आपके सागर में। तो न्यूनतम और सर्वाधिक जनसंख्या हो गई। दूसरी बात हम बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, हमने पहले देखी न्यूनतम जनसंख्या पर सर्वाधिक जनसंख्या, प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हो रही है, तो आप देख सकते हैं इंदौर, झाबुआ और भोपाल में हो रही है। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर हो रही है बताइए, अनूपपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा में। तो आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर आपको यहाँ दिखाई देगी, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर आपको कहाँ दिखाई देगी, यहाँ दिखाई देगी, और सबसे कम जनसंख्या आपको ऊपर दिखाई देगी, निवाड़ी, आगरमालवा और हरदा में, यहाँ मैंने आपको लिख रखा है। और सर्वाधिक जनसंख्या आपको कहाँ दिखाई, इंदौर, जबलपुर और भोपाल में। ये मैंने त्रिकोण बनाया है ना, आप देख सकते हैं ये सबसे कम जनसंख्या का त्रिकोण है, और जो ये वाला जो त्रिकोण है, ये जो है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या का त्रिकोण है, जिसमें कि सबसे पहले इंदौर, फिर जबलपुर, फिर भोपाल है ना। 4 बातें क्लियर हो गई। पहली बात तो आपकी कौन सी क्लियर हो गई, न्यूनतम जनसंख्या की। दूसरी बात सर्वाधिक जनसंख्या की, फिर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि की, और मैंने बताया कि वृद्धि होने का पीछे क्या कारण है, वहां पर प्रशासनिक और आर्थिक संरचना है, सामाजिक आर्थिक विकास होने के कारण लोग उस तरफ आकर्षित होते हैं, इसलिए लोग आना पसंद करेंगे इंदौर। और झाबुआ में जनसंख्या वृद्धि होने के कारण या तो वहाँ पर लिटरेसी रेट कम है, या फिर जनसंख्या में लगातार क्या हो रही है, सामाजिक आर्थिक उन्नति हो रही है, जिसके कारण लोग वहाँ जाना पसंद कर रहे हैं। न्यूनतम साक्षरता आपको कहाँ दिखाई देगी बच्चों, न्यूनतम साक्षरता, तो 5वीं बात कि न्यूनतम साक्षरता आपको अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी में दिखाई देगी। यहाँ सबसे ज्यादा
साक्षरता की कमी है, जबकि आप देखेंगे सबसे ज़्यादा साक्षरता उन जिलों में है, उन जिलों में है। छठवां पॉइंट हमारा ये हो गया, उन जिलों में है जिन जिलों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगली बात करें तो एसटी प्रतिशत, जहाँ जनसंख्या में 7वां पॉइंट की बात करें तो 7वें पॉइंट में हम बात कर रहे हैं अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी, यहाँ एसटी प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। अर्थात यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ देखेंगे अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी में न्यूनतम साक्षरता भी है और न्यूनतम ही यहाँ पर क्या है, एसटी मतलब सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत में रहती है। जबकि 8वां पॉइंट में हम देखें एसटी जनसंख्या में धार और बड़वानी और झाबुआ यहाँ जनसंख्या में ज़्यादा है, ये प्रतिशत में ज़्यादा है। लिंगानुपात की बात करें, 9वें पॉइंट की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपको बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला में दिखेगा और सबसे कम लिंगानुपात आपको वहाँ उत्तरी भाग में भिंड, मुरैना और ग्वालियर में नजर आएगा। एसटी की बात करें, न्यूनतम जनसंख्या आपको कहाँ दिखाई देगी, भिंड, दतिया, मुरैना में, और न्यूनतम प्रतिशत में जनसंख्या कहाँ दिखाई देगी, भिंड, मुरैना और दतिया में। भिंड, दतिया, मुरैना में ये न्यूनतम जनसंख्या में नजर आएगा और न्यूनतम प्रतिशत में भिंड, मुरैना और दतिया नजर आएगा। सिर्फ आपको भिंड दोनों जगह कॉमन है, आप देख रहे हैं भिंड दोनों जगह कॉमन है, कुछ बदलेगा क्या, दतिया है ना और मुरैना में क्रॉस हो जाएगा। जब जनसंख्या की बात करेंगे तो दतिया आ जाएगा भिंड के बाद, और जब प्रतिशत की बात करेंगे तो भिंड के बाद मुरैना आ जाएगा, है ना। बस थोड़ा ही आपको दिमाग में रखना है इन सब चीज़ों को। इसके पश्चात हम नगरीकरण की बात करें, है ना, ये 9वां पॉइंट हो गया, ये हमारा 10वां पॉइंट हो गया, ये 11वां पॉइंट हो गया कि भाई सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ पर है। तो आप देखेंगे पहले भोपाल, फिर इंदौर, फिर ग्वालियर, और यहीं भोपाल में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिखाई देगा और इंदौर में भी, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या में वृद्धि भी ज़्यादा हुई है, जनसंख्या भी यहाँ पर ज़्यादा है ना। और नगरीकरण सबसे कम ना आपको कहाँ नजर आएगा, ये हमारा 12वां पॉइंट हो गया। 12वें पॉइंट में डिंडोरी, सीधी और अलीराजपुर में। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें, ये हमारा 13वां पॉइंट हो गया। क्षेत्रफल की बात करें तो निमाड़ी, दतिया, भोपाल में कम क्षेत्रफल है, और 14वें बिंदु में हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा, शिवपुरी और सागर, वो क्षेत्र है जहाँ क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। तो याद रखें आज की वीडियो और आज की क्लास मन लगा के आप सुनिएगा एक बार, आपको बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको मैं आगे की वीडियो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर, स्वास्थ्य नीति पर लेकर आऊँगा, क्योंकि जनसंख्या नीति और स्वास्थ्य नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या कैसी क्या है, उसमें शिशु कितने हैं, उसमें माताएं कितनी है, वृद्ध कितने हैं, कितनी रोगी हैं, कितने उपचार की आवश्यकता है, कितने हमें उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने, कितने प्राथमिक सामुदायिक केंद्र बनाने, कितने जिला अस्पताल बनाने, कितने एम्स बनाने, इन सब पर मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या नीति होगी तभी हम उस पर आधारित एक स्वास्थ्य नीति भी अच्छे से बना सकते हैं। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे इसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, कुछ भी मुस्कुराते रहिए।